संविधान निर्माताओं का सपना। ये हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ये आप समझ गए तो आप ये मान के चलिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऊपर से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम वर्टिकली बात करें तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उन्हें बिल्कुल सीक्वेंस से प्लेस करेंगे। सबसे पहला है जस्टिस, न्याय। दूसरे नंबर पे है लिबर्टी, स्वतंत्रता। तीसरे नंबर पे है इक्वालिटी, समानता। और चौथे नंबर पे है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व या बंधुता। अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 उद्देश्य हैं, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। यानी 4 उद्देश्य ये वर्टिकली हैं। अब जस्टिस 3 तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की है। इक्वालिटी 2 की है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, पद और अवसर की समानता है। और फ्रेटर्निटी 2 चीजों को सुनिश्चित करती है, एक व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। तो ये कंप्लीट उद्देश्य मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब मुझे इसमें एक एक पॉइंट को अलग अलग से डिस्कस करना है। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं जस्टिस, न्याय के बारे में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ये पूरी तरीके से आइडियोलॉजी है, आप लोग बहुत सोच समझ के इसको देखिएगा, समझिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जस्टिस, न्याय। देखिए, जब कभी भी जस्टिस की बात आती है तो हमारे दिमाग में लीगल जस्टिस आता है, विधिक न्याय की बात आती है। जब कभी भी न्याय की बात आती तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर कोर्ट का बन जाता है, न्यायालय का बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस सेंस में जस्टिस को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जिस सेंस में जस्टिस को लिखा गया है, वो सेंस थोड़ा अलग है, वो अलग टाइप का सेंस है। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होगा वितरण न्याय। वितरण न्याय। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है क्या चीज, आराम से सुनिएगा। देखिए, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में आप जानते ही हो कि व्यक्तियों के समूह से एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। यानी कि अगर हम सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है। और उस समाज के निर्माण में, यानी कि ये जो सोसाइटी बनती है, लोगों के समूह से जो सोसाइटी बनती है, इसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं। जैसे इस सोसाइटी में, इस समाज में गरिमा, डिग्निटी, गरिमा, डिग्निटी। इस समाज में आर्थिक संसाधन, या केवल संसाधन लिख देते हैं, रिसोर्सेस, संसाधन, रिसोर्सेस। उसके बाद में इस समाज में हर व्यक्ति के पास में, यानी हर व्यक्ति के पास में कहिए या पूरे समाज में कहिए, तो वो होगी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। किसी भी सोसाइटी में बहुत मूल बेस से अगर हम बात करें तो किसी भी सोसाइटी में ये 3 चीजें होती हैं। ये डिग्निटी हर व्यक्ति में होती है, हर व्यक्ति में। यानी कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, जब कोई व्यक्ति मानव के रूप में पैदा होता है, तो वो डिग्निटी को लेकर पैदा होता है, वो गरिमा या सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर पैदा होता है। जो संसाधन होते हैं वो भी सोसाइटी के होते हैं, रिसोर्सेस सोसाइटी के होते हैं। और जो राजनीतिक शक्ति होती है वो हर व्यक्ति के हाथ में होती है। यानी कि वो कहीं ना कहीं, अगर हम सारे व्यक्ति को एक जगह खड़ा कर दें तो वो समाज के हाथ में होती है। लेकिन होता क्या है, देखा यह जाता है कि जो डिग्निटी है, ये डिग्निटी कुछ लोगों के पास से कुछ लोगों के पास ट्रांसफर हो गई। यानी समाज के कुछ लोगों में डिग्निटी ज्यादा आ गई और समाज के कुछ लोगों से डिग्निटी चली गई। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो आप जानते हो कि अगर जो डिप्रेस्ड क्लास है,
जो वंचित वर्ग है वो वंचित वर्ग से सामाजिक गरिमा ले ली गई और उसके पास से सामाजिक गरिमा चली गई, उसका तिरस्कार होना स्टार्ट हो गया। यानी कि डिग्निटी में भी जो समानता, अगर यहाँ पे समानता की बात करें तो समानता नहीं दिखाई पड़ रही है। समाज के कुछ वर्ग के पास में ज़्यादा डिग्निटी आ गई और समाज के कुछ वर्ग के पास में कम डिग्निटी रह गई। इसी तरीके से समाज के कुछ लोगों के पास में ज़्यादा संसाधन हो गए और समाज के कुछ लोगों के पास में संसाधन कम हो गए। इसी तरीके से समाज के कुछ लोगों के पास में ज़्यादा राजनीतिक शक्ति आ गई और समाज के कुछ लोगों के पास में राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई। तो समाज में ये 3 प्रॉब्लम्स देखने को मिली। अब जब हम समाज में इन तीनों परिस्थितियों को रिकंसाइल करना चाहें, यानी कि दे आर द सर्कमस्टेंसेस एंड आई वांट टू रिकंसाइल दीज सर्कमस्टेंसेस, अगर हम इन परिस्थितियों को रिकंसाइल करना चाहें तो हम क्या करेंगे? जिसके पास ज़्यादा डिग्निटी आ गई है उससे डिग्निटी किसको देंगे? जिससे डिग्निटी छीनी गई थी। जिसके पास में ज़्यादा संसाधन है उससे संसाधन लेके उसको देंगे जिसके पास में कम संसाधन है। जिसके पास में ज़्यादा राजनीतिक शक्ति आ गई है उससे राजनीतिक शक्ति लेके उसको देंगे जिसके पास में कम राजनीतिक शक्ति है। यानी कि जो इम्बैलेंस हुआ था सोसाइटी में, हम उसे बैलेंस करना चाह रहे हैं और उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे बैलेंस करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें बंटवारा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम किस चीज का बंटवारा करेंगे? तो कहा गया सबसे पहले डिग्निटी को बांटेंगे। डिग्निटी को हर व्यक्ति के पास में गरिमा पहुंचेगी, हर व्यक्ति के पास में डिग्निटी पहुंचेगी। दूसरे नंबर पे कहा गया कि जो रिसोर्सेज हैं हम उनको भी बांटेंगे, यानी कि रिसोर्सेज का भी वितरण होगा। उसके बाद कहा गया कि जो पॉलिटिकल पावर है हम उसे भी बांटेंगे, यानी कि राजनीतिक शक्ति का भी वितरण होगा। और ये जो वितरण किया जाएगा, ये वितरण कैसा होना चाहिए? कहा गया कि ये वितरण जस्ट होना चाहिए और ये वितरण इक्विटेबल होना चाहिए। जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण होना चाहिए और इक्विटेबल का क्या मतलब होगा? सम वितरण होना चाहिए। यानी ये तीनों चीजें समाज के हर व्यक्ति को बराबरी से मिलनी चाहिए। इसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आया जस्टिस का, न्याय का। यानी कि जब आप डिग्निटी का बंटवारा करेंगे, अब देखिए आप लिंक कराइए, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है? ये 3 परिस्थितियों में ये 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे हो रही हैं? जस्टिस हो रहा है उनमें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हो रहा है? जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। यानी कि जो 3 चीजें हैं, डिग्निटी, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर, इनका जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनका सम वितरण हो रहा है। जिसके पास ज़्यादा आ गई थी उससे छीन के दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी, वो चाहे गरिमा हो, चाहे वो डिग्निटी हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो। समाज में 3 चीज़ें होती हैं। यानी कि इसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आया। जब डिग्निटी की बात की गई तो डिग्निटी से क्या निकल कर आया? सोशल जस्टिस निकल कर आया, सामाजिक न्याय निकल कर आया। जब रिसोर्सेज की बात की जाएगी, इकोनॉमिक जस्टिस निकल कर आया, आर्थिक न्याय निकल कर आया। और जब पॉलिटिकल पावर की बात की जाएगी तो राजनीतिक न्याय निकल कर आया, पॉलिटिकल जस्टिस निकल कर आया। यानी कि जो 3 तरीके के न्याय हमने अपने जस्टिस में देखे वो थे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों न्याय इन 3 परिस्थितियों से बाहर निकल कर आए। यानी कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, ये न्याय किस न्याय का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस जस्टिस? दिस इज नॉट लीगल जस्टिस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है वितरण न्याय। यानी कि न्याय जो होगा, हम न्याय को किस तरीके से बांटेंगे और न्याय किस किस चीज में बटेगा। यानी डिग्निटी जो होगी उसका न्यायपूर्ण बंटवारा होगा, रिसोर्सेज का न्यायपूर्ण बंटवारा होगा, पॉलिटिकल पावर का न्यायपूर्ण बंटवारा होगा। और आप कह सकते हो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस डिग्निटी को रिकंसाइल या बैलेंस करने के लिए ही यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग रिजर्वेशन को पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव एफर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि जिन वंचित वर्गों से डिग्निटी छीनी गई थी रिजर्वेशन देकर, उन्हीं वंचित वर्गों को बाकी लोगों के साथ में बराबरी पे एट पार खड़ा किया जाने की कोशिश की जा रही है।
तो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से है। इस जस्टिस के जो आगे के प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, वो कहां तक विस्तार करेंगे? वो आपका फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक विस्तार करेंगे। अगर आप देखें तो जो रिसोर्सेस का सम वितरण होना चाहिए, ये आपको आर्टिकल 39 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखने को मिलेगा। वहाँ पे कहा गया है कि राज्य पूरी कोशिश करेगा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपदा इकट्ठा ना होने पाए, उस संपदा का, उस रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सम वितरण होना चाहिए। ये आप आगे चल के देखेंगे। पॉलिटिकल पावर मैंने भी आपको बताया, आर्टिकल 325 और 326 में कहा गया है कि हर व्यक्ति के पास वोट देने का राइट होगा। रिलीजन के आधार पर, रेस के, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर और जात के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम ना ही तो निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा और ना ही निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगा। और डिग्निटी के बारे में आप जानते ही हैं, आर्टिकल 14 से 18 कहीं ना कहीं सारे आर्टिकल्स ही इक्वालिटी के हैं। तो इक्वालिटी और जस्टिस में मैंने आपको बताया भी था कि इक्वालिटी और जस्टिस में दोनों में रिलेशन एक ही सेम रिलेशन है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जस्टिस एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये तो हो गया कि ये मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी कि वितरण का यहाँ पर क्या मतलब होगा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में 3 तरीके का जस्टिस देखने को मिलता है। सामाजिक, आप समझ गए होंगे, डिग्निटी का रिकंसिलेशन हो रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस से रिसोर्सेज का रिकंसिलेशन हो रहा है और पॉलिटिकल जस्टिस से पॉलिटिकल पावर का रिकंसिलेशन हो रहा है। यानी कि 3 तरह के जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहे हैं। आगे जब 42nd अमेंडमेंट किया गया, अब आराम से सुनिएगा इसको, जब 42nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया था डीपीएसपी में। डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 39 कैपिटल ए। ये आर्टिकल जोड़ा गया था और इस आर्टिकल में लीगल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया गया था, लीगल जस्टिस का। यानी आप यहां पर यह भी कह सकते हो फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड का मतलब निशुल्क विधिक सहायता। और जो वंचित, जो गरीब है, आप जानते ही हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, अब थोड़ा सा लिंकिंग बनाना शुरू करते हैं हम लोग। आर्टिकल 21 आप जानते ही हैं, प्राण का अधिकार और जीवन का अधिकार है। इस आर्टिकल 21 का उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी का जो केस आया था 1978 में, उसके बाद में इसका बड़ा लिबरल व्याख्या कर दी और इसके स्कोप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी आर्टिकल 21 का जो हॉरिजन था बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। इस आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स को जन्म दिया। उसमें एक राइट था, राइट टू फ्री लीगल एड, और ये जो राइट था, राइट टू फ्री लीगल एड, ये आया था एमएच हॉस्कॉट। एमएच हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र, एमएच का मतलब महाराष्ट्र स्टेट। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत गारंटीड है कि उसे फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, यानी कि निशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। एमएच हॉस्कॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को विधिक सहायता नहीं मिल पा रही है, वो अपना वकील नहीं खड़ा कर पा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा है और वो अपना वकील नहीं खड़ा कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि फिर तो वो न्याय से वंचित रह जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना वकील खड़ा कर पाए। तो उसके लिए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था, जिससे बहुत सारे प्रावधान को जोड़ा गया था, उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया था, आर्टिकल 39A, और इस 39A में लीगल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया था। इसी लीगल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से ये सुनिश्चित होने लगा था कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास में अपनी मनपसंद का वकील खड़ा करने के लिए उसकी हैसियत नहीं है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो उसे सरकार वकील प्रोवाइड कराएगी। और इसके लिए कुछ एक्ट वगैरह बनाए गए थे, जैसे आपने सुना होगा नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, नालसा आपने सुना होगा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। और जिला में जब आप कभी भी जिला या सत्र न्यायालय में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे बाकायदा पूरा एक लिस्ट बनी होती है और वहाँ पे वो एडवोकेट्स को प्रोवाइड करवाते हैं जो एडवोकेट को हायर करने की जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है।
तो 39 में लीगल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जस्टिस प्रेम्बल में तो 3 तरीके का न्याय था ही, और हमारे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में 39A के माध्यम से लीगल जस्टिस को भी शामिल कर लिया गया। अब एक पॉइंट और आता है कि ये जो जस्टिस न्याय के आदर्श हैं, यानी कि जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो ये लिए गए थे यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से, या ये कहिए रशियन, एक तरीके से रशियन रेवोल्यूशन से ये आए थे। आप जानते ही हो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इस रशियन रेवोल्यूशन से न्याय के आदर्श लिए गए थे। रशियन रेवोल्यूशन से न्याय के आदर्श लिए गए थे। पेपर में पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारे यहाँ जो जस्टिस के आइडियल्स हैं वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। तो उस समय तो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ ये तो 1992 में कोलैप्स किया था। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 38 पे बात की थी कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा लोगों के कल्याण के लिए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। यानी कि जस्टिस जो आर्टिकल, जो हमारे प्रेम्बल में जस्टिस की बात की गई है, उस जस्टिस का अगर विस्तार देखा जाए, प्रावधान देखा जाए, प्रोविज़न, तो वो आर्टिकल 38 में है। राज्य ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें ये तीनों प्रकार के न्याय हो सकें। यानी कि फिर यहीं पर मैं बात करूँगा, जस्ट सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, न्यायपूर्ण समाज का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे आर्टिकल 38 में है। इसी को भी हम लोगों ने बोला था इगैलिटेरियन सोसाइटी, समानतावादी समाज। यानी कि ऐसे सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस है, जहाँ पे जस्टिस मिला हुआ है जिस सोसाइटी में, जस्ट सोसाइटी कहते हैं उसे। और वो क्या है? वो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक व्यवस्था है लोगों के कल्याण के लिए। ये आर्टिकल 38 में इसका विस्तार किया गया है जस्टिस का। अब ये हम लोग का पहला उद्देश्य था जस्टिस, न्याय, और वो किस संदर्भ में था? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के संदर्भ में था। अब बात करते हैं सेकंड, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। देखिए, पहले आप लिबर्टी के मीनिंग को समझ लीजिएगा। स्वतंत्रता का बेसिक मतलब होता है, इसका एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंस में बोला जाता है अवरोधों का ना होना, अवरोधों का ना होना, यानी कि absence ऑफ इम्पेडिमेंट्स या absence ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, अवरोधों का ना होना, absence ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। दूसरा होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। लिबर्टी के दो, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है और ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। देखिए, और दो, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, रादर दे आर वन एंड ओनली सेम। ये दोनों आपस में सेम है। कैसे सेम होंगे? देखिए, अवरोधों का ना होने का मतलब ये होता है, जैसे आप सपोज कर एग्जांपल लीजिए कि जब सानिया मिर्ज़ा ने लॉन टेनिस में खेलना स्टार्ट किया था, तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में शॉर्ट्स पहनने होते हैं, तो उसमें कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने फतवा जारी किया था कि ये ड्रेस इस्लाम में परमिसिबल नहीं है। तो अब अगर सोचिए कि सानिया मिर्ज़ा उन फतवों से इन्फ्लुएंस होकर इस स्पोर्ट्स को क्विट कर देती, छोड़ देती खेलना, तो क्या आप कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता? यानी कि नहीं हो पाता। अगर वो स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देती, इसका ये मतलब होता कि अवरोध हैं, यानी कि उस खेल को खेलने में अवरोध हैं, और उन अवरोधों के चलते वो खेल नहीं खेल पा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये दोनों पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, बस अलग अलग सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो लिबर्टी का, स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब ये होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब हम जो चाहते हैं हम कर सकें, हम जो चाहते हैं हम कर सकें, और अवरोधों का ना होना, absence ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। ये हो गया लिबर्टी का मीनिंग। अब देखिए, जो लिबर्टी प्रीएम्बल में दी हुई है,
प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो सुनिएगा, विचार की, थॉट की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, फिर विश्वास की, बिलीफ की, इसे क्या बोलते हैं, बिलीफ, उसके बाद में धर्म की, इसको यहां पर क्या बोलेंगे, फेथ बोलेंगे, फेथ, रिलीजन नहीं बोलेंगे यहां, फेथ बोलेंगे। उसके बाद में उपासना की, उपासना को क्या बोलेंगे, वर्शिप बोलेंगे। आप देखिए जो लिबर्टी हमारे प्रेम्बल में हमें कन्फर करी गई है ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। अब देखिए इन शब्दों को रखने के पीछे भी एक पूरा ऑर्डर है, ऐसे ही नहीं है विचार पहले, अभिव्यक्ति पहले नहीं आया विचार, तो उसको जो ऑर्डर है वो हम समझना चाहते हैं, वो क्या ऑर्डर है। और यहीं से, इसी ऑर्डर से क्या हिंट मिल रहा है, इसी ऑर्डर से पता चल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। इसी शब्दों के ऑर्डर से पता चल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें, जैसे सपोज करिए कि हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध के मन में सबसे पहले बुद्धिज्म को लेकर क्या आया होगा, विचार आया होगा। यानी उनके मन के अंदर ये इंटरनल होता है, ये मानसिक होगा। विचार किसी भी चीज का आ सकता है, वो विचार मानसिक, यानी कि हमारे यहाँ लिबर्टी का इतनी ज्यादा डिग्री है, इतना ज्यादा डिग्री में हमें लिबर्टी मिली है कि हमें विचार तक की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो अगर महात्मा बुद्ध के मन में सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले उनके मन में विचार आया, किसको, बौद्ध धर्म को लेकर विचार आया। उसके बाद में ये विचार उन्होंने क्या किया होगा, एक्सप्रेस किया होगा, अभिव्यक्त किया होगा, लोगों के सामने रखा होगा। उनके साथ कुछ और लोग सोसाइटी के जुड़े होंगे, उनकी विचारधारा लोगों को पसंद आई होगी, तो एक्सप्रेस हुआ होगा, एक्सप्रेस होके कुछ लोग उनके साथ में जुड़े होंगे। जब ये विचार अभिव्यक्त हुआ होगा समाज में, सोसाइटी में, तो उसमें पहले क्या हुआ होगा, विश्वास हुआ होगा। उसमें पहले क्या हुआ, विश्वास हुआ होगा। वो विश्वास जब थोड़ा और मजबूत बन गया तो वो क्या बन गया, वो विश्वास किस में कन्वर्ट हो गया, वो धर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब धर्म बन गया तो लोगों ने उसकी उपासना शुरू कर दी। आप देखिए कितना सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है। सबसे पहले किसी भी रिलीजन को, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, मन में वो मानसिक होगा, थॉट आएगा। यहां से एक्सप्रेस होना, यानी एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति क्या होगी, एक्सप्रेस कर देना किसी चीज को। उसके बाद में फिर उस पर्टिकुलर विचारधारा किस में कन्वर्ट हुई, विश्वास में कन्वर्ट हुई। फिर वो विश्वास किस में कन्वर्ट हुआ, धर्म में कन्वर्ट हुआ। और उस धर्म की लोगों ने क्या किया, उसको जब मानना शुरू किया होगा तो उसके रिचुअल्स करने लगे होंगे, उसकी उपासना करने लगे होंगे। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सेट किया गया। अब देखिए इन दो शब्दों में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये दो शब्द, इनका रियल मीनिंग क्या है। बिलीफ या विश्वास किसे कहते हैं, फेथ या धर्म किसे कहते हैं। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं इन दोनों में क्या अंतर है। आप सपोज करिए कि आप किसी भी चेयर पे बैठने जा रहे हो और आपका जो वेट है दैट इज 100 kg और 100 किलो के हैं आप किसी भी कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं। जब आप कुर्सी पे बैठने जाएंगे तो आप अगर विवेकशील इंसान हैं, यानी आप अगर हर जगह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अपने डिस्क्रिशन या अपने राशनेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सीधे किसी चेयर पे नहीं बैठ जाएंगे। आपको शायद उस चेयर पे इतना भरोसा नहीं होगा कि वो हमारा वेट झेल पाए, सस्टेन कर पाए। तो आप पहले आधा बैठेंगे और आधा बैठ के ये देखेंगे क्या वो चेयर हमारा वेट सस्टेन कर पाएगी। तो उस केस में आपको उस चेयर पर क्या है, विश्वास है। विश्वास का मतलब कि आप उस चेयर पे आपका विश्वास है। विश्वास का मतलब आप अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हो उस चेयर पे बैठते समय। मान लीजिए कि आपको उस चेयर पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि आपको लगा कि नहीं ये तो मेरा वेट सस्टेन कर ही लेगी, ये तो मेरा वजन झेल लेगी। आप उस चेयर पे जाकर सीधे बैठ गए, यानी कि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया,
तो जब कभी भी हम किसी चीज में लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राशनेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम उस चीज पर फेथ करते हैं, यानी वो धर्म बन जाता है। देखिए, किसी फिलोसोफर ने यह भी कहा है कि जहां पे सारे लॉजिक्स खत्म हो जाती हैं, जहां पे तर्क समाप्त हो जाता है, वहां से धर्म स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको यहां पर और एग्जांपल देकर दोनों को समझाना चाहूं, तो अगर आपने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी, तो उसमें जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था, उसमें भक्त प्रहलाद को वो लोग लेकर गए और भक्त प्रहलाद को एक खौलता हुआ एक बड़ा सा डोंगा था, उसमें कढ़ाई में खौल रहा था, उसमें उनको डालने की बात चल रही थी। इसी तरीके से आग के आप जानते ही होंगे कि होलिका को उस पर आग पे बैठाला गया था, तो होलिका जल गई थी मगर भक्त प्रहलाद बच गया था। अब सपोज करिए कि वहां पर किसी भी व्यक्ति को लेकर जाया जाए और उससे कहा जाए कि तुमको आग पे बैठाला जा रहा है, तुम आंख बंद करके अपने भगवान को बुलाओ, देखो वो आते हैं कि नहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आज की सिचुएशन में इतना ज्यादा विश्वास कर पाएगा कि वो आंख बंद करके उस आग के ऊपर बैठ जाए। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति आग के ऊपर बैठ गया, तो कहा जाएगा उसके फेथ को क्या कहा जाएगा कि वो धर्म में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगा रहा है, वो ये सोच ही नहीं रहा है कि अगर भगवान नहीं आए बचाने तो हम जल जाएंगे। और अगर उसी जगह पे वो व्यक्ति जिसे आप आग पे बैठाने के लिए जा रहे हो, अगर वो अपने तर्क का इस्तेमाल करता है, वो सोचने लग जाए कि अगर मान लो भगवान ना आए तो हम तो जल जाएंगे, तो वहां पर कहा जाएगा उस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास है मगर फेथ नहीं है। ये दो शब्द फिलॉसफी के हैं मगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनका यूज किया गया है, यानी कि ये स्वतंत्रता के चरण बताए गए हैं। दीज आर द स्टेजेस ऑफ लिबर्टी, विश्वास और धर्म। तो दोनों में क्या बेसिक अंतर बनेगा? दोनों में अंतर बनेगा लॉजिक का, तर्क का। अगर आप किसी भी बात पर आप तर्क इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हिंदू में भी बात करूं, तो हिंदुओं में आपने देखा होगा कि 7 फेरे सप्तपदी होती है। कई लोगों को नहीं पता होता कि शादी में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं, मगर वो लेते हैं तो वहां पर वो तर्क नहीं लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में जाकर नारियल फोड़ देते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर तर्क नहीं लगा रहे। यानी कि धर्म सारे तर्कों से परे बताया गया है। रिलीजन इज बियॉन्ड राशनल। रिलीजन, धर्म सारे तर्क से, फेथ सारे तर्क से बियॉन्ड बताया गया। इसलिए विश्वास और धर्म में क्या डिफरेंस नजर आएगा? विश्वास और धर्म में आपको डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, जब हम अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो विश्वास यानी कि उस धर्म पे या उस विचारधारा पे हम विश्वास तो करते हैं मगर आंख बंद करके नहीं करते हैं, थोड़ा विश्वास हम करते हैं और लॉजिक भी साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जब आप धर्म की बात करेंगे तो यहां पर लॉजिक नहीं होती, यहां पर कोई तर्क नहीं काम करता है। हम आंख बंद करके किसी चीज पर अगर विश्वास करने लग जाएं तो वो फेथ में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में जब वो फेथ बन जाता है तो उसकी उपासना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पांचों शब्द समझ में आए होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वो आती है विश्वास और धर्म के बीच में अंतर समझने में। तो ध्यान रखिएगा, बिलीफ में विद राशनेल को तर्क बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, और फेथ इज विदाउट राशनेल, यानी कि धर्म तर्कों से परे बताया गया है। रिलीजन इज बियॉन्ड राशनेल या रिलीजन इज बियॉन्ड डिस्क्रिशन, इसलिए ये विश्वास है और ये धर्म। तो इस तरीके से लिबर्टी की बात की गई। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप सब लोगों को पता होगा, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 19 में बेसिक 6 फ्रीडम्स हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी का आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का ब्लड कहा गया है। आर्टिकल 19 में जो पहली फ्रीडम है बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद 20, 21, 22 4 फ्रीडम्स यहाँ पर ये दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता है। इस धार्मिक स्वतंत्रता में भी कुछ फ्रीडम्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो फ्रीडम्स धर्म से रिलेटेड होंगी। उसके बाद में 29 और 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्वतंत्रताएं आपको दिखाई पड़ेंगी जो कि कल्चरल और एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधी होंगी। इसलिए फ्रीडम्स अलग अलग जगहों पर मेंशन की गई हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि 25 से 28 तक, कल मैंने डिस्कस भी किया था, अगर सेकुलर शब्द ना जुड़ा होता हमारे प्रेम्बल में तो भी 1974 के सेंट जेवियर्स कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का संविधान सेकुलर कैरेक्टर का है। कैसे कहा होगा? आर्टिकल 25 से 28 तक देखते हुए कहा था। और प्रीएम्बल में
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को देखते हुए भी कहा होगा कि अगर हमें किसी भी विचारधारा के बारे में सोचने की, उसे अभिव्यक्त करने की, उस पर विश्वास करने की, धर्म की या उपासना की स्वतंत्रता है, तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता चल रहा है इसको देखने से कि सेकुलर कैरेक्टर का है, पंथ निरपेक्ष चरित्र का है। ये आपकी लिबर्टी, उसके दो मीनिंग, और ये लिबर्टी की चरण, लिबर्टी की स्टेज, और इन स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब आता है समानता। लिबर्टी हो गई, उसके बाद में समानता। लिबर्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखा जाता है जोड़कर। थर्ड नंबर पे आता है इक्वालिटी, समानता। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो समानता के बारे में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 बहुत डिटेल में बताया गया उसके बारे में, मगर मैं यहाँ पर जनरल बात आपसे करने जा रहा हूँ। इक्वालिटी का क्या मतलब होगा? इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार, समान व्यवहार, और absence ऑफ प्रिविलेज, absence ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार, विशेषाधिकारों का अभाव। देखिए दोनों, जैसे हमने अभी लिबर्टी में बात की थी, दोनों के मीनिंग यहाँ पर सेम दिखाई पड़ेंगे आपको। कैसे? अगर हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे तो ये कहा जाएगा कि हम उसके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी हम सभी लोगों को समान मान रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, इक्वालिटी होगी। और अगर विशेषाधिकार नहीं है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो भी ये कहा जाएगा कि हम सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो दोनों आप देख लीजिए, दोनों ही आपको एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, समान व्यवहार और विशेषाधिकारों का अभाव। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखिए हमारे प्रीएम्बल में जो समानता बताई गई है प्रीएम्बल में, वो बताई गई है पद की और अवसर की। दो तरह की इक्वालिटी हमारे प्रीएम्बल में बताई गई है, पद की और अवसर की, यानी कि स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, दो तरीके की समानता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बताई गई है। अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, ये तो प्रीएम्बल में हो गई पद और अवसर की, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह की इक्वालिटी देखने को मिलती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले देखने को मिलती है सिविक इक्वालिटी, नागरिक समानता, और नागरिक समानता आर्टिकल 14 से 18 तक देखने को मिलती है। आप जानते ही हो 14 में दो वाक्यांश, 14 जनरल इक्वालिटी की बात करता है, साधारण समानता की बात करता है, 15, 16, 17, 18 विशिष्ट समानता की बात करते हैं, स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के बारे में बात की गई है। 15 में कुछ भेदभाव किसी भी आधार पर, कुछ 5 आधारों पर भेदभाव ना करने की बात की गई है। 16 में 7 आधारों पर भेदभाव और सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता को खत्म करने को लेकर बात की गई है। 18 में टाइटल को खत्म करने को लेकर बात की गई है। यानी कि ये हम लोग आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पर अलग अलग सेपरेट लिखूँ, क्योंकि इस पर तो पूरा डिस्कशन ही होना है। तो सबसे पहले हो गई आपकी सिविक इक्वालिटी, नागरिक समानता। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है आर्थिक समानता, और ये आर्टिकल 39 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 39 में टोटल 6 क्लॉज दिए हुए हैं, और 6 क्लॉज में आपने पढ़ा होगा 39 में सबसे पहला इसका जो खंड है, कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि राज्य कोशिश करेगा कि सारे लोगों को आजीविका के सारे साधन उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद में अनुचित यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, संपदा का कंसंट्रेशन, केंद्रीकरण एक हाथ में नहीं होना चाहिए। संपदा क्या होनी चाहिए? सम वितरित होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी 39 के डी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। इसी में बच्चों को गरिमा के साथ में जीने का अवसर दिया जाना चाहिए, उनसे वो काम नहीं कराया जाना चाहिए जो उनकी आयु की दृष्टि से या उनकी शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल हो, जो अपोजिट हो। तो कुछ बातें आर्टिकल 39 में, ये आर्टिकल 39 हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी केवल मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहता हूँ कितने तरह की इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। तीसरे नंबर पे आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता, ये भी हम लोग ने डिस्कस की थी। राजनीतिक समानता आर्टिकल 325 और 326 में दी हुई है।
325 में कहा गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या रेस नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम ना ही तो निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा और ना ही निर्वाचक नामावली से बाहर निकाला जाएगा। 326 में कहा गया है कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और किसी भी भारत के संविधान के द्वारा या भारत के किसी कानून द्वारा वोट देने से इनएलिजिबल नहीं किया गया है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा। ये 325 326 किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी आप जानते भी हो, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इक्वालिटी दिखाई पड़ रही है। सिविक इक्वालिटी 14 से 18, ये कहीं कहीं सोशल भी कह दी जाती है, सामाजिक भी बोल दी जाती है। 39 में इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई, आर्थिक समानता की बात की गई है और 325 और 326 में राजनीतिक समानता की बात की गई। सिविक को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं? सोशल भी, सामाजिक समानता भी बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेम्बल में इक्वालिटी 2 चीज़ों की है, पद और अवसर की। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 तरह की समानता देखने को मिलती है, नागरिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। नागरिक समानता 14 से 18, आर्थिक समानता आर्टिकल 39 में और राजनीतिक समानता 325 और 326 में। ये हमारे इक्वालिटी के बारे में प्रेम्बल में जिक्र है। पद और अवसर का मतलब, स्टेटस और अवसर का मतलब, जब आप इन दोनों को देखेंगे तो आप आर्टिकल 38 में वापस आइए। मैंने 38 में पहली बात अभी आपको पढ़ाई थी, याद करिए थोड़ी देर पहले, कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। ये आर्टिकल 38 के 1 में लिखा था। 44वें संशोधन से 44th अमेंडमेंट आप जानते ही हैं, मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। इस पर बाद में डिटेल में चर्चा होगी। 44वें संशोधन से 38 में एक दूसरा खंड भी जोड़ा गया था और लिखा गया था कि आय की असमानता, अवसर की असमानता, पद की असमानता को राज्य समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी पद की असमानता, पद ऑफिस की स्टेटस की इनइक्वालिटी, पद की असमानता, अवसर की असमानता, उसके बाद में फिर आय की असमानता को राज्य समाप्त करने का प्रयास करेगा। आप अगर ध्यान से देखें, इसीलिए मैं बोल रहा था, बहुत हम लोग डेप्थ में जाकर बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस पद और अवसर की समानता की बात प्रियम्बल में की गई है, उसी का विस्तारित, यानी उसको विस्तार कहां पर किया गया है? आर्टिकल 38 के दूसरे खंड में उसको 44th अमेंडमेंट से विस्तार किया गया है। ये देखिए, और 38 का पहला इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी समानतावादी समाज की स्थापना की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। और इक्वालिटी 38 का सेकंड है, ये बात करता है राज्य कोशिश करेगा, स्टेट शैल स्ट्राइव टू एलिमिनेट द इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ इनकम। यानी आय की, अवसर की, पद की असमानता को राज्य खत्म करने का प्रयास करेगा। ये 38 का दूसरा है, ये 44वें संशोधन से जोड़ा गया था और ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे बता रहा था कि हम लोग जब तक कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे आपकी अप्रोच क्लियर नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर केवल अप्रोच क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सोच पाएँ, और आप सोच तभी पाएंगे जब आप एक प्रोविज़न को दूसरे प्रोविज़न के साथ में जोड़ पाएंगे। तो ये हमारी इक्वालिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो चौथा शब्द आ रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है आपका फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, अगर मैं इस शाब्दिक अर्थ निकालना चाहूं तो कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, समान भाईचारा, कॉमन ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी का मतलब होता है। देखिए, आखिर इस शब्द में ऐसा क्या है कि इसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान का एक गोल बना दिया, इसे संविधान का एक उद्देश्य बना दिया। आखिर ऐसा क्यों? बहुत आराम से सुनिएगा। आप जानते ही हो कि इंडिया में डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी, और इस डाइवर्स सोसाइटी को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इतनी नॉर्मल समाज नहीं है, डाइवर्स यानी कि विविधताओं से भरा हुआ समाज है।
और हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल है। तो अब ये जो डाइवर्स सोसाइटी है, ये जो आपकी कई सारी विविधताओं से भरी हुई जो समाज है, इसमें आप देखिए आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाई पड़ जाएगी, रेशियल दिखाई पड़ जाएगी, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको रीजनल दिखाई पड़ जाएगी, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको लिंग्विस्टिक दिखाई पड़ जाएगी, भाषाई दिखाई पड़ जाएगी, आप अगर देखेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई पड़ जाएगी, अलग अलग खाना, अलग अलग खाना, अलग अलग स्पोर्ट्स हो गया और अलग अलग रहन सहन हो गया, अलग अलग फेस्टिवल्स हो गए। उसके बाद में आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको कास्ट के बेसिस पर भी आपको डाइवर्सिटी दिखाई पड़ जाएगी। तो कितने तरह की विविधता भारत के समाज में दिखाई पड़ती है। अब इस विविधता से पार पाना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक चैलेंज था। इस विविधता से पार पाना, इन ऑर्डर टू ओवरकम सच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी या दिस डाइवर्सिटीज, देयर वाज चैलेंज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए ये चैलेंज था इतनी तरीके की विविधता से पार पाना। तो वो जानते थे कि अगर हम इन विविधताओं में सामंजस्य ना बिठा पाए, अगर हम इन विविधताओं में हार्मोनाइजेशन ना बिठा पाए, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा भारत की एकता और अखंडता पर, भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर। और आप जानते हो कि इतनी सारी रियासतों को एक करके भारत बनाया गया था, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे कि आगे चलकर भारत के टुकड़े हों या भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर प्रहार हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान हो जो यूनिटी को या इंटीग्रिटी को स्थापित रखें, अक्षुण्ण रखें, अफोर्ड करके रखें, बनाए रखें। ऐसे प्रोविजंस का होना बहुत जरूरी था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा जब तक हमें क्या करना होगा, आपको मैंने बताया भी था, याद करिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस वी द पीपल ऑफ इंडिया में मैंने कल आपको अमेरिका और इंडिया के बारे में डिस्कस करके समझाया था दोनों बातें, कि हम भारत के लोग, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि हम भारत के राज्य के लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है हम भारत के लोग। यानी भारत अपने आप में क्या है, भारत अपने आप में इंडिविजिबल सोवरेन यूनिट है, इंडिविजिबल सोवरेन यूनिट। अमेरिका में क्या लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो बता रहे हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, मतलब स्टेट वहां पर इंपॉर्टेंट है, मगर भारत में इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि हम अविभाज्य संप्रभु इकाई के रूप में है, यानी कि हम सारे लोग से मिलकर इंडिया बनता है। स्टेट से मिलकर इंडिया नहीं बन रहा, यहाँ पे हम सारे लोगों से मिलकर इंडिया बन रहा है, और हम सारे लोग अविभाज्य संप्रभु इकाई के रूप में हैं। हम सबके पास में संप्रभुता है और हम सारे लोगों से मिलकर क्या बन रहा है, इंडिया बन रहा है। तो ये प्रावधान भी कहीं ना कहीं, यानी कि सोवरेनिटी कल डिस्कस किया था मैंने कि संप्रभुता का बंटवारा भारत में नहीं किया गया, अमेरिका में किया गया है। भारत में संप्रभुता का बंटवारा नहीं है, भारत में भारत के सारे लोगों में संप्रभुता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता से हम पार पा सकें, या उस विविधता को हम हार्मोनाइज कर सकें, सामंजस्य बिठा सकें। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तरह तरह के प्रावधान किए गए। इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा ऐसा करते हैं कि हम 3 उद्देश्य तो हमने लिख दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंस नंबर 1 पे जस्टिस को रखा गया, फिर लिबर्टी को रखा गया, फिर इक्वालिटी को रखा गया। उन्होंने कहा चौथे नंबर पे हम एक गोल बना देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हम एक संविधान का एक उद्देश्य ही बना देते हैं, और उस उद्देश्य को उन्होंने नाम दिया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है कॉमन ब्रदरहुड। और आपको मैं बता दूं, जो लिबर्टी है, जो इक्वालिटी है और जो फ्रेटर्निटी है, यानी जो लास्ट के 3 उद्देश्य हैं, जस्टिस तो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों को फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक का दौर था, उस समय फ्रांसीसी क्रांति का, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन तीनों शब्दों को लिया गया है। और उस समय जो फ्रेटर्निटी था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाईचारे का नारा चलता था, तो इससे इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। उन्हें लगा कि फ्रेटर्निटी शुड बी
शुड बी डीम्ड एज द गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया कॉमन ब्रदरहुड। तो अब हमें समझना होगा इस फ्रेटर्निटी के बारे में। मैंने आपको बताया कि फ्रेटर्निटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट गोल माना गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप आराम से देखिएगा, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए फ्रेटर्निटी तो आप समझ गए कि अब फ्रेटर्निटी किस किस माध्यम से स्थापित हो रही है और फ्रेटर्निटी का विस्तार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहां कहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप से, एकल नागरिकता से भारत में भाईचारे को बढ़ावा दिया जा रहा है। एकल नागरिकता, सिंगल, आप जानते ही हो कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप होती है और वहाँ के यूनियन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलग होती है। हम लोगों ने जानबूझ के सिंगल सिटीजनशिप को यहाँ पे रखा था ताकि किसी के मन में ये फीलिंग ना आने पाए कि हम उस स्टेट के हैं। हमारे मन में केवल ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम इंडिया के नागरिक हैं। उसके बाद में आप आर्टिकल 19 में अगर बात करेंगे तो 19 के 1 के डी और ई में, डी में क्या है, 19 में फ्रीडम्स है, डी में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है और ई में बस जाने की स्वतंत्रता है। डी में भारत में आबाद संचरण का अधिकार है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ई में राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी बस जाने का अधिकार है। अब आप देखिए डी और ई दोनों ही कहीं ना कहीं बंधुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स दी हुई हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो आत्यांतिक नहीं है। इन फ्रीडम्स के ऊपर सीमाएं आरोपित कर दी गई हैं, खुद संविधान के द्वारा सीमाएं लगाई गई हैं। तो डी और ई में 2 सीमाएं लगी हुई हैं, इन दोनों में 2 सीमाएं लगी हुई हैं। पहली सीमा ये है कि साधारण जनता के हित के लिए किसी भी व्यक्ति के मूवमेंट को या किसी भी व्यक्ति के रिसाइड करने को रोका जा सकता है। और दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब के हित के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के हित के संरक्षण के लिए। अब मैं आपको रीजनिंग बताता हूं। आप जानते हो कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती है ये वैसे भी अलग थलग है, हमारे जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की उससे अलग थलग रहती है ये सोसाइटी और शेड्यूल्ड ट्राइब, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती, तो वहाँ पर तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि इनके बीच में कोई नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति आए और वहाँ पर आकर रहे। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, घूमने फिरने की स्वतंत्रता और बस जाने की स्वतंत्रता के ऊपर 2 सीमाएं लगा दी। पहली सीमा क्या लगी, अगर जनता के हित के लिए किसी व्यक्ति के मूवमेंट को रोकना है या उसके रहने को रोकना है तो रोका जा सकता है। और दूसरे नंबर पे कहा गया अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के हित के संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को रोका जाएगा और किसी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाएगा तो ऐसा किया जा सकता है। वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास में कहीं पर भी घूमने फिरने का और बस जाने का राइट है। तो एक तरीके से देखा जाए ये वाला जो प्रावधान है ये भी बंधुत्व को बढ़ावा ही दे रहा है, क्योंकि जब आप एसटीज के बीच में नहीं जाएंगे तो उन्हें लगेगा, तो उनके मन में एलिनेशन का मतलब अलगाववाद की फीलिंग नहीं आएगी। और जब कोई नॉन एसटी कम्युनिटी का व्यक्ति इनके बीच में जाने की कोशिश करेगा, रहने की कोशिश करेगा, तो इनके मन में भी गुस्सा आएगा और गुस्सा कहीं ना कहीं इतना खतरनाक रूप ना ले ले कि उनके मन में अलगाववाद की फीलिंग आने लगे। इसलिए भाईचारे को यहाँ पर भाईचारे को इम्पोर्टेंस देते हुए क्या किया गया है, भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, अलग से टॉपिक आएगा आगे चलकर। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है और ये भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो धर्म के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रदेश के आधार पर या लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर जो भेदभाव हों उन भेदभाव को समाप्त करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हों। यानी कि धर्म पर आधारित भेदभाव, प्रदेश पर आधारित भेदभाव, लिंग पर आधारित भेदभाव, जाति पर आधारित भेदभाव से परे होकर सोचे। यानी कि बीच में धर्म, प्रदेश, लिंग, जाति बीच में नहीं आनी चाहिए, उनसे परे होकर सोचे
और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। आप ध्यान से देखिए, इससे भी क्या पता चल रहा है, इससे पहली बात तो ये पता चल रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। दूसरा ये पता चल रहा है कि भारत में बंधुत्व को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि धर्म, प्रदेश, लिंग, जाति से परे हमें सोचना होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाईचारे को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में आप अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आप अगर 25 से 28 देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और दूसरा व्यक्ति उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में दखल नहीं देगा तो आपस में भाईचारा बना रहेगा। लेकिन अगर दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति इंटरवीन करेगा या दखल देगा तो उससे भाईचारे में दोनों के बीच में नफरत पैदा हो सकती है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ की बात की गई है कि जो माइनॉरिटी यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक है और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो नंबर्स में कमज़ोर है, उनके मन में भी बिल्कुल ना आने पाए कि हम मेजॉरिटी से या बहुमत से अलग थलग हैं, उन्हें लगे कि हम मेन स्ट्रीम में शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रोकता है, अस्पृश्यता को रोकता है, इससे भी भाईचारे की फीलिंग पैदा होती है। और आर्टिकल 18 जो एक सोशल डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता था टाइटल के रूप में, उसे खत्म करने की कोशिश की गई, इससे भी कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमारे यहाँ फ्रेटर्निटी को इंश्योर करते हैं, बंधुत्व को सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहला तो सिंगल सिटीजनशिप है, फिर डी और ई में जो स्वतंत्रता है कहीं पर भी घूमने फिरने की और बस जाने की, उस स्वतंत्रता पर जो सीमाएं लगी हैं वो सीमाएं भी अपने आप में फ्रेटर्निटी को बढ़ा रही हैं, स्वतंत्रता तो बढ़ा ही रही है। उसके बाद में जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्य में जो धर्म, प्रदेश, लिंग, जाति से परे होकर सोचें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की डिग्निटी या उनकी गरिमा के विरुद्ध हो, कहीं ना कहीं यूनिटी लाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में 25 से 28 में मौलिक अधिकार, ये भी हमारे यहाँ सेकुलर करेक्टर, सेकुलरिज्म भी कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी को बढ़ाता ही है, सर्वधर्म समभाव जिसे कहा जाता है। 29 और 30 में जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं ये भी फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमारे मौलिक अधिकारों में 17-18 की अगर आप बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित कर रहे हैं, यानी कि फ्रेटर्निटी इन सबसे सुनिश्चित हो रही है। अब ये तो हो गया बंधुत्व के बारे में कि किस तरीके से फ्रेटर्निटी सुनिश्चित हो रही है। अब इसमें जो हमारे प्रीएम्बल में कहा गया है वो ये कहा गया है कि कैसी बंधुता होनी चाहिए, यानी बंधुता किन दो चीज़ों को सुनिश्चित करेगी। यानी जो फ्रेटर्निटी होगी, फ्रेटर्निटी दो चीज़ों को सुनिश्चित करेगी। पहली, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। केवल फ्रेटर्निटी नहीं होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और दूसरे नंबर पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ये इंटीग्रिटी शब्द भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। यानी कि जो हमारे यहाँ फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व, वो फ्रेटर्निटी दो चीज़ों को सुनिश्चित की जानी चाहिए। पहली व्यक्ति की गरिमा, दूसरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। देखिए, अगर मैं व्यक्ति की गरिमा की बात करूं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन का जो एक चार्टर है उसके अंदर एक राइट्स का चार्टर है, वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। तो गरिमा शब्द का सबसे पहला जिक्र यहां पर किया गया है डिग्निटी का। डिग्निटी का, व्यक्ति का जीवन पवित्र होता है और हर व्यक्ति अपने आप में पवित्र होता है, इसलिए उसकी गरिमा भी पवित्र होती है। डिग्निटी इज सेक्रेड। सिविल एंड इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वहां पर डिग्निटी का जिक्र किया गया है। वहां से हम लोगों ने डिग्निटी को शामिल किया, गरिमा को शामिल किया, व्यक्ति की गरिमा। यानी कि बंधुता ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे।
तो अब बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा की, यानी कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए इसका क्या मतलब होगा, कैसे समझेंगे व्यक्ति की गरिमा को। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर किसी भी सोसाइटी में दो मजहब के लोगों ने भागकर शादी करी और जो खाप पंचायतें थीं उसमें पूरी सोसाइटी के लोग एक हो गए और उन्होंने आदेश कर दिया कि जो लड़का लड़की भागकर जिन्होंने शादी करी अगर वो कहीं दिख जाएं तो उनको गोली मार दी जाए, यानी ऑनर किलिंग की बात उन्होंने करी। इसका मतलब ये हो गया कि जो समाज के दोनों वर्गों के लोग थे, जिन जिन मजहब से जो दो लड़के लड़की भागे थे वो सारे लोग एक हो गए। यानी कि क्या उनमें बंधुता दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। उनमें बंधुता, उनमें भाईचारे की भावना दिखाई पड़ रही है कि वो दोनों लड़का लड़की को मारने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं, दे आर कमिटेड। तो वहां पर बंधुता दिखाई पड़ रही है। सोचिए अगर ये ना लिखा होता तो वो तो बंधुता खतरनाक है देश के लिए। यानी कि जो बंधुता ऑनर किलिंग की बात कर रही है, यानी जो समाज के लोग ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं कि दोनों दिख जाएंगे तो गोली मार देंगे, तो वो बंधुता तो देश के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो बंधुता वांछनीय नहीं है, वो बंधुता तो अवांछनीय है, क्योंकि वो बंधुता देश को तोड़ सकती है, क्योंकि उस बंधुता से व्यक्ति की गरिमा पे ही प्रहार हो रहा है। क्योंकि जब दो लोग भागकर शादी करेंगे तो ये लिबरल थॉट है कि जब व्यक्ति मेजर होता है तो वो अपनी मनपसंद शादी कर सकता है। और अब तो हदिया के केस में 2019 में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद शादी कर सकता है और ये उसका मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत प्राण के अधिकार में शामिल है। तो अगर ये फ्रेटर्निटी यानी उन लोगों में बंधुता अगर दिखाई पड़ रही है तो वो बंधुता खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि वो बंधुता किस चीज को खत्म कर रही है? वो बंधुता व्यक्ति की गरिमा को खत्म कर रही है। यानी कि संविधान बनाने वाले जानते थे कि बंधुता केवल अगर उद्देश्य बनाई जाएगी तो ये बंधुता तो खतरनाक हो सकती है। तो बंधुता ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित कर रही हो। इसका मतलब कि अगर वहां पर बंधुता दिखाई भी पड़ रही है तो वो बंधुता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो बंधुता क्या कर रही है? उन दोनों के अंदर जो गरिमा है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको तबाह कर रही है, उसका नाश कर रही है। इसलिए ऐसी फ्रेटर्निटी को फ्रेटर्निटी नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आया कि बंधुता किस चीज को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए? बंधुता व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केस आया है अभी 2019 में, हदिया का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि व्यक्ति के पास उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में कि वो अपनी मनपसंद शादी कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, मेनका गांधी के केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि व्यक्ति के पास केवल खाली जीवन जीने का अधिकार नहीं है, व्यक्ति के पास में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्निटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग वंस पर्सनालिटी। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में गरिमा को इंपॉर्टेंट माना है। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था 2019 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति के पास में गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। आपने सुना होगा पैसिव यूथेनेशिया कॉमन कॉज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं आगे डिस्कस करूंगा आर्टिकल 21 में, कि अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसकी कोई चांस नहीं है कि वो बचेगा और कोमा में है, तो वहां पर पैसिव यूथेनेशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति अपनी इच्छा से गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। सोचिए गरिमा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यानी कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास भी डिपेंड करता है गरिमा के ऊपर, और ये बहुत पवित्र मानी गई है। व्यक्ति को ही बहुत पवित्र माना गया है, तो व्यक्ति की गरिमा को भी बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। तो फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए? जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। और मैंने अभी बताया आपको कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जिनमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि व्यक्ति की गरिमा आर्टिकल 21 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि केवल प्राण का अधिकार नहीं, केवल स्वतंत्रता नहीं, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की। देखिए जो यूनिटी शब्द है और जो इंटीग्रिटी शब्द है ये आप दोनों को लगेगा एक जैसे शब्द है, मगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जो यूनिटी होती है, ये यूनिटी ये सोसाइटी यानी कि ये सोशल होती है, ये सामाजिक होती है। यूनिटी हमेशा सामाजिक
संदर्भ में इस्तेमाल की जाएगी, और जो इंटीग्रिटी होती है ये भौगोलिक यानी कि टेरिटोरियल यानी कि ज्योग्राफिकल संदर्भ में इस्तेमाल की जाएगी। जब कभी भी हम बात करेंगे यूनिटी की, तो यूनिटी हमेशा सोशल रूप में इस्तेमाल की जाएगी, सामाजिक रूप में इस्तेमाल की जाएगी, और जब बात करेंगे इंटीग्रिटी तो वो टेरिटोरियल रूप में इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि भौगोलिक रूप में इस्तेमाल की जाएगी। देखिए, अब इन दोनों के अंतर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। नेशन और कंट्री के बीच में अंतर, हमने कल आपको स्टेट के बारे में बताया था, याद करिए। हमने कहा था कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कंट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और संप्रभुता के बारे में भी समझाया था। तो नेशन के बारे में हमने बताया था कि नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है भावनात्मक, ये भावनात्मक है, ये इमोशनल कह सकते हैं आप इसे, भावनात्मक। लेकिन जो कंट्री का कॉन्सेप्ट होता है ये टेरिटोरियल होता है, ये भौगोलिक होता है, ये क्षेत्रीय होता है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया होगा कि जो नेशन होता है, नेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिटी। यूनिटी क्यों? क्योंकि यूनिटी हमेशा सामाजिक होती है और ये किसी भी देश की सीमा से बंधी नहीं है। अगर भारत के ऊपर जब पुलवामा अटैक हुआ था तो जो अमेरिका में भारतीय थे, यानी वहाँ पर जो भारतीय समाज था वो सारे लोग एक हो गए थे, यहाँ के सारे भारतीय एक हो गए थे। तो इंडिया में क्या दिखाई पड़ रही थी? इंडियन सोसाइटी में यूनिटी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग भी एक हो गए थे। यानी कि यूनिटी किसी भी सीमा, किसी भी देश की बाउंड्री से बंधी नहीं होती है। यूनिटी हमेशा बाउंड्री के बियॉन्ड जा सकती है। लेकिन जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड इंटीग्रिटी। क्यों? अखंडता। क्योंकि टेरिटरी हमेशा एक क्षेत्र के संबंध में होती है। जब आप भारत का नक्शा देखोगे, मैप देखोगे, तो वहां पे जो भारत का बॉर्डर है वो क्या कहलाएगी? भारत की इंटीग्रिटी, अखंडता बोलते हैं इसको। और जो नेशन यानी कि यूनिटी हमेशा नेशन को रिप्रेजेंट करती है और इंटीग्रिटी हमेशा कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको, शायद आपको भी लगे कि यहाँ पर हाँ शब्दों में थोड़ा सा गड़बड़ करा गया था, क्योंकि पहले 42nd अमेंडमेंट के पहले क्या लिखा हुआ था? 42nd अमेंडमेंट में इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया, यानी 42nd के पहले लिखा था कि फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, दो चीज़ों को सुनिश्चित करेगी, व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता को। राष्ट्र की एकता को तो बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि नेशन के लिए यूनिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट से इंटीग्रिटी लिख दिया गया, तो इंटीग्रिटी नेशन की नहीं होती है, इंटीग्रिटी होती है कंट्री की। यानी कि इन्हें लिख देना चाहिए था संविधान संशोधन करके कि इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। यानी कि यूनिटी तो नेशन की होती है। अभी मैंने बताया कि यूनिटी हमेशा नेशन को रिप्रेजेंट करेगी, उसका प्रतिनिधित्व करती है, और इंटीग्रिटी हमेशा कंट्री का करती है। लेकिन यहाँ पर संशोधन करके क्या किया गया? लिखा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जबकि सही मायने में इंटीग्रिटी शब्द को हमेशा कंट्री के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, ना कि राष्ट्र के साथ में जोड़कर पढ़ा जाता है। अब देखिए, अब मैं फिर इस फ्रेटर्निटी से इस यूनिटी इंटीग्रिटी का संबंध निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि यहां पर इसे रब कर देते हैं, तो नहीं तो नीचे फिर दिक्कत होगी, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। आप लोग जानते हैं कि बंधुत्व दो चीजों को सुनिश्चित करेगी, व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। मैंने बता ही दिया आपको एकता और अखंडता में क्या डिफरेंस होता है। अब यहां पर आप सोचिए कि मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिटी से संबंधित है, इंटीग्रिटी हमेशा कंट्री से संबंधित है। अब यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात की गई, तो इसका संबंध फ्रेटर्निटी से कैसे? देखिए, आप जानते हो कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना वगैरह है या जो मनसे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की है, उन लोगों का हमेशा से 1966 में शिवसेना का गठन हुआ था, उसका हमेशा से जो पॉलिटिकल एजेंडा रहा है वो हमेशा से एक तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति उसने की है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग क्षेत्र के आधार पर पोलराइजेशन करते थे। उनकी शुरुआत ही हुई थी क्षेत्र के आधार पर पोलराइजेशन करने की, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में जिस समय बाला साहेब ठाकरे ने कमान संभाली थी, उस समय साउथ का आदमी और गुजराती बहुत ज़्यादा था महाराष्ट्र में, तो उसे मार मार के वहाँ से भगाया गया। अब यूपी बिहार की पोलराइजेशन करते हैं ये लोग
तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। अब देखिए, जब महाराष्ट्र में किसी भी यूपी या बिहार के किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसमें सारे मराठियों में एकता दिखाई पड़ने लगती, सारे मराठियों में यूनिटी दिखाई पड़ने लगती, सारे मराठियों में भाईचारा दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसे तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हाँ उन लोगों में भाईचारा है, मगर आप मुझे बताइए क्या ये भाईचारा वांछनीय है? क्या ये भाईचारा रेलेवेंट है? क्या ये भाईचारा देश की अखंडता को खत्म नहीं कर देगा? क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में यूपी बिहार वालों को मारोगे तो उनके मन में नफरत पैदा होगी मराठियों के लिए, और जब वो मराठी कभी यूपी बिहार में फंसेगा तो यूपी बिहार वाले उसकी सेवा करेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब वो मराठी यूपी बिहार वालों को मारते हैं तो उनमें तो दिखाई पड़ती है बंधुत्व दिखाई पड़ता, मगर वो जो बंधुता है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो बंधुता दो राज्य के लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रही है। इसलिए ऐसी बंधुता को रोकने के लिए लिखना पड़ा कि फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती हो। इसलिए दोनों शब्दों को, यानी कि ये फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए, सुनिश्चित करेगी क्या? किसको सुनिश्चित करेगी? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगी। इस फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास में इंडियन पेनल कोड में कुछ प्रावधान किए गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज सेक्शन 153A ये धारा आईपीसी की है, धारा 153A। अब जब हम लोग फ्रेटर्निटी समझ रहे हैं तो उसका पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझेंगे फ्रेटर्निटी के बारे में। 153A में कहा गया कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति दो धर्म के बीच में, दो जाति के बीच में, दो मजहब के बीच में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास करेगा या वैमनस्य पैदा करेगा, वैमनस्य का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, नफरत पैदा करने का प्रयास करेगा, तो उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा, ही शैल बी पनिश्ड बाय लॉ। ये सेक्शन 153A बोलता है। इसी तरीके से एक सेक्शन 295A है, वो भी कहीं ना कहीं यही बात बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति दो धर्मों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश करेगा तो उसे विधि या लॉ पनिश करेगा। तो आप देखिए कि हमारे आईपीसी में भी कुछ धाराएं हैं जो कहीं ना कहीं बंधुत्व को सुनिश्चित करवा रही हैं, लेकिन आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बंधुत्व स्वयं से सुनिश्चित नहीं हो रहा है, यहाँ पे कानून के डर से बंधुत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसी स्पीच देगा जिसमें दो धर्म के बीच में नफरत पैदा होगी तो उससे कहीं ना कहीं खतरा फ्रेटर्निटी को ही पड़ेगा, पूरे बंधुत्व को पड़ेगा, इसके लिए उसे पनिश किया जाएगा। तो वो लॉ के डर से, यानी कानून के डर से वो शायद ऐसे स्पीच या ऐसे स्टेटमेंट देने से बचे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ समय पहले एक मामला आया था हेट स्पीच से रिलेटेड, जो नेता हेट स्पीच देते हैं उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस वगैरह भी दी थी, और ये हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 वगैरह में। इसलिए कहीं ना कहीं साफ साफ लिखा गया है कि फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। जब आप आर्टिकल 19 देखेंगे, 19 आर्टिकल 19 में 1 का ए, 19 1A में ए में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। इस बोलने की स्वतंत्रता को 8 आधारों पर सीमित किया गया है। मैं इसे पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में। इस बोलने की स्वतंत्रता को 8 आधारों पर सीमित किया गया है। उन 8 आधारों में एक है आपका पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे समाज में लोक व्यवस्था आ जाए। और एक है इसमें सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे भारत की संप्रभुता या अखंडता पर प्रहार हो, क्योंकि अगर संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार होगा तो भारत की जो एक तरीके से जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है नेशन की, उस पर प्रहार होगा, उस पर ब्लो होगा। इसलिए इस चीज को भी रोकने की कोशिश की गई है। तो इससे भी कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी सुनिश्चित होती है। तो अब मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा फ्रेटर्निटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है फ्रेटर्निटी, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज़्यादा गहराई से रूटेड है फ्रेटर्निटी। और उसके बाद में ये फ्रेटर्निटी केवल नहीं है, केवल अगर फ्रेटर्निटी होगी तो खतरनाक भी हो सकती है। मैंने भी आपको एग्जांपल देकर समझाया। तो ये फ्रेटर्निटी कैसी होगी? ऐसी होगी कि दो चीज़ों को सुनिश्चित करेगी, व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। मैंने यहाँ पर यह भी बता दिया आपको कि यूनिटी नेशन से रिलेट करती है, इंटीग्रिटी के लिए कंट्री होना चाहिए, मगर कंट्री लिखा नहीं गया है, इसलिए हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन साथ साथ पढ़ते हैं। मगर यहाँ पर ये एक शाब्दिक एरर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देश, कंट्री के लिए इंटीग्रिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है
और यूनिटी के लिए नेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आईपीसी की भी कुछ धाराएं हैं जो इंसान के मन में डर पैदा करती हैं कि वो ऐसी कोई भी भाषा ना बोले, समाज में भाषण ना दे जिससे दो धर्मों या जाति के बीच में नफरत पैदा हो, उसे लॉ दंडित करेगा, उसे विधि पनिश करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी को एंश्योर करवा रही, फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित करा रही है। तो ये हमारा चौथा उद्देश्य हो गया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ में जोड़ा और हम लोग जब आगे और क्लासेस पढ़ेंगे तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इस कनेक्टिविटी की, आपकी अप्रोच बहुत क्लियर हो जाएगी इसको लेकर। तो ये 4 उद्देश्य हम लोग ने डिस्कस किए। पहले वर्टिकली देखा जस्टिस, उसके बाद में लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी, उसके बाद में फ्रेटर्निटी। और ये फ्रेटर्निटी मैंने भी आपको बताया था सोशल डेमोक्रेसी के बारे में। याद करिए डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट कि जो बंधुता है, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता, तीनों क्या है, तीनों एक त्रयी के रूप में, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक त्रयी के रूप में है। और सोशल डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला था, वह जीवन शैली, ऐसी वे ऑफ लाइफ जो 3 चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती हो, मान्यता देती हो, फ्रेटर्निटी को, इक्वालिटी को और लिबर्टी को। तो ये तीनों बातें हैं ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली थी, और जो जस्टिस, न्याय के कॉन्सेप्ट है वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए। हम लोग अभी प्रीएम्बल के एलिमेंट्स पर बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स अभी देखे। नंबर 1 शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। नंबर 2 संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखा संविधान के उद्देश्य क्या है। चौथा हमारा जो एलिमेंट है वो ये है कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, लागू होने की तिथि। तो इस पर बात कर लेते हैं, लागू होने की तिथि। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हो गया था। एडॉप्ट का मतलब अंगीकृत हो गया था, इनेक्ट हो गया था, अधिनियमित हो गया था और आत्मार्पित हो गया था 26 नवंबर 1949 को। मैंने बताया भी था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम पर बनकर तैयार हो गया तो वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो अधिनियमित संविधान। तो हमें पता चल गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड है, अधिनियमित है, क्योंकि वो उस दिन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये बहुत सिंपल सी बात है कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, अडॉप्ट हो गया था, लागू कर दिया गया था, कुछ प्रावधानों के साथ में लागू कर दिया गया था। लेकिन 2 आर्टिकल से मैं आपके साथ दोनों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक 393 और एक 394। 393 में कहा गया है, 393 में संक्षिप्त नाम की बात की गई है, संक्षिप्त नाम, नेम्स। 393 में कहा गया है कि यह संविधान भारत का संविधान है, यह संविधान भारत का संविधान है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आम बोलचाल में पूछा जाता है, लेकिन इस आज तक पेपर में नहीं आया, क्योंकि ये हैरत में डाल देगा अगर ना पता हो कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यही संविधान भारत का संविधान है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 393। यही संविधान भारत का संविधान है, ये आर्टिकल 393 में लिखा। 394 में कमेंसमेंट की बात की गई है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब प्रारंभ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ। कहा गया है कि ये आर्टिकल, दिस आर्टिकल 394 स्वयं और 15 आर्टिकल तो 26 नवंबर को लागू हो जाएंगे। बाकी आर्टिकल्स, यानी अगर हम बात करें कमेंसमेंट की, संविधान प्रारंभ कब होगा, तो वो होगा 26 जनवरी 1950 को। यानी कि एडॉप्ट, संविधान हमारा अंगीकृत कब हुआ, आंसर है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर हम बात करें संविधान प्रारंभ कब हुआ, संविधान कमेंस कब हुआ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है, ये बात आर्टिकल 394 में लिखी हुई है। 394 में कहा गया है कि भारत के संविधान का जो प्रारंभ है, जो कमेंसमेंट है, वो 26 जनवरी 1950 को होगा। तो ये चौथा एलिमेंट था कि लागू कब हुआ, तो आप जानते ही हो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया, इनेक्ट हो गया और आत्मार्पित हम लोग ने स्वयं को दिया। और 393 में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कि यही संविधान भारत का संविधान है, और 394 में कमेंसमेंट। तो कभी कभी 2 बहुत प्यारे डिफरेंस बन सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे अडॉप्ट हुआ,
और 394 में क्या लिखा हुआ है, कमेंसमेंट, यानी कि अगर कमेंस की बात की जाए, प्रारंभ की बात की जाएगी, तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये आपका पूरा प्रीएम्बल मैंने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और हम लोगों ने जितना ब्रॉडर सेंस में इसे समझने की कोशिश की थी उतना ब्रॉडर सेंस में समझने की कोशिश करी। ये करीब करीब 5 घंटे के आसपास का पूरा लेक्चर है ये, और हो सकता है कि हम इस लेक्चर को पार्ट्स में डालें और हो सकता है कि वन स्ट्रेच में भी हम इस पूरे 5 घंटे के लेक्चर को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो एक सीक्वेंस में होंगी, क्लास 1 से स्टार्ट होगी। ये हमने आपको बताया भी था कि जो प्रस्तावना है ये मैं 6वें या 7वें लेक्चर में पढ़ाता हूँ। उसके पहले हमारा पूरा बेसिक रहता है, फंडामेंटल्स रहते हैं। जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं उसके बाद हम प्रीएम्बल में आते हैं। तो ये हमारा प्रीएम्बल के उद्देश्य, यानी कि हमारे प्रीएम्बल, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, ये क्लियर हो गए। जो सपना देखा गया था उसको भी हम लोग ने पूरा यहाँ पर देखने की कोशिश करी। अब 2 इशू रह जाते हैं और ये बहुत छोटे से इश्यूज हैं। तो पहला इशू ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन था और इसको संविधान बनने के बिल्कुल बाद में शामिल किया गया था। तो इसको समझने के लिए 2 केसेस इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये निर्वचन, ये व्याख्या का प्रश्न है, तो व्याख्या आप जानते ही हो सुप्रीम कोर्ट करती है, इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। तो उसने व्याख्या करी। तो पहला केस आया था री बेरूबाड़ी का केस 1960 में। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि पाकिस्तान से भारत की कुछ जमीन यानी कुछ टेरिटरी की अदला बदली करी गई थी। तो इसमें एक प्रश्न ये खड़ा हो गया था कि आर्टिकल 2, 3, 4 में जो संसद के पास पावर होती है कि वो भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा घटा सकती है, ख़त्म कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, तो क्या उसमें ये भी शामिल है कि भारत अगर अपनी टेरिटरी को, क्योंकि आप जानते ही हो भारत संप्रभु राज्य है और संप्रभु राज्य की ये विशेषता होती है कि वो अपनी टेरिटरी को दूसरे देश को सौंप सकता है, तो क्या भारत बिना संविधान संशोधन के ऐसा कर सकता है या संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? ये प्रश्न राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 है सलाहकारी अधिकारिता, यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। डिटेल में बात, तो बेरूबाड़ी के केस में पहला तो ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, दूसरा लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की एक कुंजी है। इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कही थी, ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि जब कभी भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी, अनक्लियर होगी, वेग होगी, एम्बिगुअस होगी, उस केस में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है संविधान की व्याख्या करते समय। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी के केस में कही। अब क्या हुआ कि इसके बाद में जो सेकंड केस आया था वो था केशवानंदन भारती का केस। इस केस में हम लोग अलग से पूरा डिस्कशन चलेगा फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में, वर्सेस केरला स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का मत बदल गया। उसने कह दिया कि जिस तरह से सारे प्रावधान संविधान के भाग हैं उसी तरह प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। यानी कि दो बातें स्थापित है। पहली कि 1960 में बेरूबाड़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंदन भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एसेंशियल भाग है, और जिस तरीके से बाकी सारे प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी तरीके से प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। उसके बाद में अगला इशू आया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इस प्रीएम्बल अमेंडेबल, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो इस पर एक ही केस है 1973 का,
केशवानंदन भारती का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, जिस तरीके से और प्रावधान बदले जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी तरीके से प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक, जिस एक्सटेंट तक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर ना हो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर टूटे ना, बर्बाद ना हो, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और ये इस बात की लॉजिक क्या है, आप जानते हैं 1973 के केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकती है, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और वो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, वो मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन चूंकि ये एक डेमो लेक्चर के तौर पे था, तो इसमें कोई एक ऐसा टॉपिक मुझे उठाना था जो पूरा कवर कर सकूं, क्योंकि अगर मैं बेसिक यहाँ पर उठा लेता तो बेसिक 13-14 घंटे तक जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं था इतना बड़ा वीडियोस का बना पाना। तो मैंने प्रीएम्बल उठाया, एक अच्छा टॉपिक है और भारत के संविधान की समझ बता रहा है। अब आप लोग की जो एक तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं चाह रहा था कि आपका थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो जाए, आप चीज़ों को याद करने की बजाय हर चीज़ के पीछे की रीजनिंग निकालना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि आप इस पूरे को समझ के जो भी प्रीएम्बल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप उसकी रीजनिंग बना सकते हैं। बाकी के जो वीडियोस होंगे वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।